यार हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था डुअल नेचर। और डुअल नेचर में बेसिकली हम क्या प्रूफ करना चाह रहे थे? एक अपनी लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ करना चाह रहे थे। भाई इसमें हमने अभी तक अपना लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस पढ़ लिया था। और लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या फेलियर्स थे, वो पढ़ लिए थे हमने। तो एक बार बस वही चीज रिकॉल करा रहा हूँ। भाई लेनार्ड्स ने ये कहा था कि हमारे पास जो मेटल शीट है उस पे जो लाइट रेज फॉल डाउन करा रहे हैं उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है। लेकिन उसने यूवी रेज को क्या माना था? एक वेव माना था। तो मतलब उस चीज को हम कह रहे हैं क्लासिकल वेव थ्योरी। ये सारे ऑब्जर्वेशन सब कुछ याद है ना, ग्राफ वगैरह? यस सर। चलो बाकी मैं रिकॉल तो करा ही रहा हूँ, देखते जाओ। तो यार क्लासिकल वेव थ्योरी, लेनार्ड्स ने उसको यूवी रेज को एक वेव माना। और क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या फेलियर्स आए वो चीज देखो। भाई सबसे पहला फेलियर तो ये था कि उसके हिसाब से इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यहाँ पे लिख रहा हूं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए थी। एक बार फिर से थोड़ा डिटेलिंग में रिपीट कर रहा हूँ। यार अगर ये यूवी रेज जो फॉल डाउन कर रही है, मैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो मतलब इनकी एनर्जी बढ़ेगी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। और अगर इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो जो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी तो इनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा लगेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेंसिटी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा ऐसा कुछ नहीं है। भाई सेकंड ग्राफ में मैंने आपको यही चीज प्रूव करके दिखाई थी। सेकंड ग्राफ में हम जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारा सैचुरेशन करंट तो बढ़ रहा था, लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आया था? सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया था। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट, ये फेलियर था एक ये चीज। बाकी हाँ ये चीज जरूर उसने करेक्ट बताई कि भैया इंटेंसिटी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमें मिल रहा था कि भैया जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। लेकिन इससे ये भी पता चल गया कि करंट जो बढ़ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं बढ़ रहा, कुछ और रीजन रहा होगा। क्या पहला फेलियर समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। भैया दूसरा फेलियर समझो। भाई दूसरा फेलियर ये था कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। भैया लेनार्ड्स के हिसाब से अगर मेरे पास यूवी रेज है, यार मेरी वॉइस लैग तो नहीं करनी चाहिए, मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? नो सर। नो सर। कोई चेक करो प्लीज। भैया अगर ये मेरे पास मेरी जिंक सल्फाइड की प्लेट है और इस पे मैं कोई सी भी यूवी रेज फॉल डाउन क्यों ना कराऊं, कैसी भी फ्रीक्वेंसी की, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करनी चाहिए। लेकिन थ्रेश हमने देखा हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग कि भैया हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम यूवी रेज ले रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी की, अगर हम यूवी रेज लो फ्रीक्वेंसी की ले रहे हैं तो इस केस में करंट नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिट आउट नहीं हो रहे हैं। जब हम यूवी रेज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की ले रहे हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ले रहे हैं, तब जाके हमारे पास करंट आ रहा है। तो वो इस फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नहीं समझा पा रहा था। उसके हिसाब से कोई भी यूवी रेज लेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। थर्ड थर्ड वो क्या बता रहा है? थर्ड वो बता रहा है कि यार वेव अंदर जाएगी और वेव अपनी एनर्जी, वेव एक एनर्जी लेके चलती है और वेव अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। जब वेव अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो भैया ये तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम लैग होना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस जैसे सर। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, आप बाहर धूप में जा रहे हो, ठीक है, सनी डे पे धूप में जा रहे हो, तो आप जैसे ही बाहर निकलते हो आपको इंस्टेंट उसी वक्त गर्मी फील होती है, या जब थोड़े टाइम 5-10 मिनट के बाद फिर आपको लगता है कि हाँ यार बॉडी हीटअप हो रही है, गर्म लग रहा है, गर्मी होने लग रही है? सर थोड़ी देर बाद। टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए।
टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि भाई मेटल शीट के अंदर वेव जा रही है तो वो भैया इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस वेव से, और फिर तब जाके वो एक्साइटेड होगा और तब जाके वो मेटल शीट से बाहर निकलेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली में क्या नोटिस किया गया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये तो बल्कि एक इंस्टेंट प्रोसेस है। इंस्टेंट प्रोसेस का मतलब कि जैसे ही लाइट रे फॉल डाउन हुई उसी वक्त इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आने लग गए थे। तो इधर टाइम क्यों नहीं लग रहा है? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो टाइम लगना चाहिए था। तो ये सब चीजें लेनार्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वेव नेचर की हेल्प से। तो ये सारे फेलियर्स थे। तो इन सबको एक बार रिकॉल कर लो, और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। अब इन सबको ओवरकम मतलब एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने अपने पार्टिकल थ्योरी की हेल्प से। तो अब हमें पढ़ना है आइंस्टीन थ्योरी। बिल्कुल डन सर। डन। चलो तो अब मेन स्टार्टिंग यहां से भैया लिखो, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन थ्योरी, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेसिकली पार्टिकल थ्योरी या पार्टिकल नेचर। चलो भाई, इसने क्या कहा? इसने कहा कि लाइट एक वेव तो है, लेकिन अब इसको वेव नहीं मानो, लाइट साथ के साथ एक पार्टिकल भी है। और ये पार्टिकल बेसिकली क्या है? ये पार्टिकल को हम कहेंगे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसने इसको एक नाम दे दिया था अलग से। क्या नाम दिया था? फोटॉन्स। क्वांटा नहीं, फोटॉन्स। तो रिपीट, आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करती है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बेसिकली अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो बेसिकली उनको नाम दे दिया फोटॉन्स, कि लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, जो छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। अब लाइट सिंस एक एनर्जी है, ये याद रखना, ये बेसिकली एक तरीके से मासलेस पार्टिकल्स हैं, इनके पास कोई मास नहीं है। ठीक है, तो फोटॉन्स एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास मास नहीं है, रेस्ट मास 0 है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो m नॉट। m नॉट का मतलब होता है रेस्ट मास, कि ये रेस्ट मास इन फोटॉन्स का 0 होता है। भैया डन है? यस सर। डन। तो यार आइंस्टीन ने देखो क्या क्या डिटेलिंग में बात करी। आइंस्टीन ने कहा कि हमारे जो ये पार्टिकल्स चल रहे हैं ना, जो एनर्जी है, तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी? मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, कि भैया ये फोटॉन्स इंसिडेंट फोटॉन्स होंगे क्योंकि ये किसी एक मेटल सरफेस पे फॉल डाउन कर रहे हैं। तो अब जो ये फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ये अपने साथ जो एनर्जी लेके आ रहे थे, वो एनर्जी कितनी होगी? तो उसने कहा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन विल बी इक्वल्स टू एच न्यू। जहां पे एच न्यू, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये चीजें समझ में आ रही हैं? Yes, यस sir. सर। फ्रीक्वेंसी को हम स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। तो ये उनकी एनर्जी होगी। अब तुम्हें याद है मैंने तुम्हें रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है, थोड़ा सा रिकॉल कर लो, वापस इस स्लाइड पे आएंगे। मैंने तुम्हें रिकॉल कराया है कि अगर कोई भी लाइट रे एक प्लेन सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है, तो मेरे को बताओ, ये तो हो जाएगी इंसिडेंट एनर्जी, ये किस किस चीज में यूटिलाइज होगी? रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्प्शन। भाई वेरी गुड। कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में, कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन में, और कुछ पार्ट ट्रांसमिशन मतलब रिफ्लेक्शन में। यही सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही है। सेम चीजें यहाँ पे कैसे हो रही है कि अगर ये मैंने कोई एक मेटल शीट ली है, और इस मेटल शीट के ऊपर मैं कोई एनर्जी को फॉल डाउन करा रहा हूँ, तो ये एनर्जी भैया दो चीजों में यूटिलाइज होगी। ये एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, इसको आई इन लिखूंगा मैं अब। ये एनर्जी दो चीजों में यूटिलाइज होगी। कौन सी दो चीजों में यूटिलाइज होगी? भाई एक तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए थी मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या था? जो मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। आयनाइजेशन तो एटम से बाहर निकलने के लिए, ऑर्बिट से।
इधर मैं मेटल सरफेस से बाहर निकाल रहा हूँ। तो मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, ये सबसे पहले तो वो प्रोवाइड करेगा, वर्क फंक्शन। लेकिन ये सिर्फ वर्क फंक्शन पे नहीं रुकेगा, कुछ पार्ट वर्क फंक्शन, अभी भी एनर्जी लेकिन बच रही है। तो जो एनर्जी बच रही है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसीलिए इसीलिए जब हमने पोटेंशियल लिया था, याद है सेकंड ग्राफ, जब हमने Yes. पोटेंशियल लिया था 0, तब हमारे हिसाब से करंट 0 आना चाहिए था, क्योंकि हमारे हिसाब से तब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही काइनेटिक एनर्जी है, तो इसलिए पोटेंशियल 0 होने पर भी करंट 0 नहीं होगा। और यही चीज इधर मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन करी थी कि भैया जब तुम्हारा पोटेंशियल इधर 0 है तो देखो तब भी करंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, कोई ना कोई करंट की वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि भैया जो एनर्जी हमने दी है उस एनर्जी का एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में गया है। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. जैसे Yes, अज्यूम कर लो, sir. एक चीज अज्यूम कर लो, जैसे सपोज मैंने कहा कि वर्क फंक्शन किसी भी एक मटेरियल का 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, अज्यूम किया मैंने। लेकिन मैंने जो एनर्जी दी वो सपोज मैंने 7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की दी, तो मेरे को बताओ क्या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? पहले तो ये बताओ। यस सर, निकल Yes, sir. जाएगा। Yes, sir. या जो मेरी एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा। तो ये 7 है, इधर 3 यूटिलाइज हो गई, तो जो बाकी बची हुई 4 है वो किधर जाएगी? वो Kinetic काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ बेसिकली एनर्जी लगाने का। क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, इसी sir. इक्वेशन को हम आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन या आइंस्टीन कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ये भी कहते हैं। तो भैया इसको नोट डाउन कर लो, ये था उसका एक्सप्लेनेशन। पहले यहां तक इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये फॉर्मूला भी लिख लो हाथ की याद, ये डायग्राम ड्रॉ करके कि भैया ये एनर्जी इन होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहीं पे ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए चाहिए होगा उसको वर्क फंक्शन, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से उसने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, ए टू जेड सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। Done, sir. Very good. चलो तो भैया आगे वेट करो। Done, sir. Thank you, sir. चलो आ जाओ, अब जो जो ड्रॉबैक्स थे उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। भाई पहला ड्रॉबैक तो था इंटेंसिटी वाला। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया? इसने कहा कि यार अब हम वेव तो मान ही नहीं रहे हैं लाइट को, अब तो हम पार्टिकल मान रहे हैं। तो अब इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लिंक नहीं है, बल्कि अब की बार एनर्जी का किससे लिंक है? नंबर ऑफ फोटॉन से, नंबर ऑफ फोटॉन से। इसने कहा कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? जो उस लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि भाई सपोज मैंने इंटेंसिटी ली कुछ 10, तो कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। सपोज इसको ले लेता हूं कि ये होंगे 20। तो अगर मैं अब एनर्जी इंटेंसिटी मतलब 20 कर दूं तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 40। तो उसने कहा कि भैया ये जो फोटॉन्स हैं, और ये फोटॉन्स क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये फोटॉन्स बेसिकली इलास्टिक कोलिजन, कोलाइड करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो पहले मेरे को बताओ, अगर पहले 10 फोटॉन्स थे तो ये 10 फोटॉन्स टकराएंगे 10 इलेक्ट्रॉन से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? 10. 10। लेकिन अगर अब मेरे पास 40 फोटॉन्स या 100 फोटॉन्स है, तो 100 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे? 100 इलेक्ट्रॉन से। 100 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसने कहा ये है प्रॉपर रीजन इंटेंसिटी और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का, और इसलिए ये ग्राफ बिल्कुल सही है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन बस इंटेंसिटी को एनर्जी से लिंक मत करो, इंटेंसिटी को आप लिंक करो नंबर ऑफ फोटॉन से। क्या पहला पॉइंट पूरा क्लियर है आपको? एक्सप्लेनेशन? Yes, sir.
तो फोटोन जितनी भी एनर्जी लेके आया, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है। तो फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ज्यादा चार्ज हुआ, करंट बढ़ा। Done, sir. अब सेकेंड पॉइंट, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट था हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। बेसिकली सेकेंड पॉइंट हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना था और थ्रेशिंग होल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। सेकेंड हमें क्या एक्सप्लेन करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इन दो चीजों को इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसने क्या कहा, वही वाली इक्वेशन, ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इससे क्या आएगा, रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, क्या आएगा, ई इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। अब ई इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या है, ई इंसिडेंट का फॉर्मूला है एच न्यू माइनस, अगर आपको याद हो मैंने आपको वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला बताया था, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट। अब मेरे को बताओ कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम निकली तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। भैया वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर न्यू की वैल्यू कम है, एच तो देखो इधर एच कॉमन ले लो, इसको लिख दो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो मैं कह रहा हूं अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हुई तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हमारी वर्क फंक्शन से कम होगी, उस केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि भैया अगर हमारी न्यू नॉट से कम है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट तब होंगे जब भैया, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एमिट कब होंगे, जब मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होगी। जैसी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होगी, इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो देखो उसको वर्क फंक्शन तो मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन तो होगा, बस क्या दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद मूव नहीं करेगा। तो हमें तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन से मतलब है। और अगर तीसरा पॉइंट, अगर हमारी ये न्यू नॉट से ज्यादा हो गई तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी होगा और हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो उसने इस चीज को कहा, उसने कहा देखो भैया अगर न्यू को न्यू नॉट से कम लोगे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, उसको वर्क फंक्शन ही नहीं मिलेगा, तो वर्क फंक्शन ही नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा। तो इसलिए हमें कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, और इस फ्रीक्वेंसी को उसने क्या कह दिया, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ही हमारी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए अब ये चीज याद रखना कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, मतलब वर्क फंक्शन के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करूं तो हमारे पास आएगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट क्या बन जाएगा, अरे लैम्डा नॉट क्या बन जाएगा, Threshold frequency. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एक बात बताओ, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए भैया ध्यान रखना हमारी फ्रीक्वेंसी तो न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सिंस इनवर्स रिलेशन है तो लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। वेवलेंथ में उल्टा है, वेवलेंथ हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तो ही एमिशन होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई न्यू नॉट से, इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो इस केस में कोई एमिशन नहीं होगा। तो याद रखना वेवलेंथ में उल्टा है। चीजें क्लियर है? यस सर। कभी ये गलती मत कर देना कि लैम्डा भैया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, नहीं, लैम्डा बल्कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये लो करो ना। और ये क्या भैया स्ट्रेंथ फॉल डाउन करती जा रही है, ये क्या बच्चा नहीं
अभी सेकंड पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन किया है हमने, अभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक्सप्लेन करना है। Done, sir. बढ़िया, ये भी नोट डाउन हो गया। Wait, sir. No, sir. ठीक है, The previous one. बोलो प्रीवियस स्लाइड। Done, sir. जतिन तुम्हारा भी हो गया? वेट सर थोड़ा सा रह गया। हाँ कोई, अस्मिता भी कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड रिपीट। डन सर। सीधा नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या करा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट हो गया, जहाँ पे न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को बस मैंने सी बाय लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, तो जो ये वेवलेंथ आ रही है जो वर्क फंक्शन में यूज होगी वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब साहब देखो, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम चाहिए होती है। जब वेवलेंथ कम होगी तभी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, क्योंकि इस फॉर्मूले से देखो ना, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जब वेवलेंथ कम होगी तभी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। ओके, कंप्लीट करो, एक मिनट आप कंप्लीट करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ ये नेक्स्ट पॉइंट पे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस करना है। तो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल को कुछ इस तरीके से समझो, अगर आपको वो वैक्यूम ट्यूब वाला डायग्राम याद हो, वही यहाँ पे ड्रॉ करो। ये सपोज हमारी नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये हमारी पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी। भैया हमने यूवी रेज इस पे फॉल डाउन कराई, ये हमने फॉल डाउन करा दी यूवी रेज। तो हमें पता है इस नेगेटिव प्लेट से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव कर रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन सपोज अब मैं यहाँ पे इसको जीरो कर दूं, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट ना रखूं, भैया तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्यों करेगा वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में जा रही है, और प्लस किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो भले ही यहाँ पे कोई इसको अट्रैक्ट करने वाला हो या ना हो, भैया ये इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ही करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये चीज भी एक्सप्लेन हो गई। लेकिन मेरे को बताओ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं भैया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है, हर इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन अलग है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी से आ रहे होंगे। सपोज मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन आया 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से, ये इलेक्ट्रॉन आया 2.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से, और सपोज ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आया 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से। अब मेरे को करना है
यहाँ पे नेगेटिव प्लेट क्यों कर रहा हूं? नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट रिपेल करें और हमारा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को लूज कर जाए, जैसे हमने एटम्स में करा था कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो ड्यू टू रिपल्शन क्या होता है? भाई याद ही नहीं है भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमने पढ़ा था ना, अल्फा पार्टिकल किसी काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. से आता है, वो न्यूक्लियस से रिपेल करता है तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तब जाके पार्टिकल वापस चले जाता है। तो इधर भी यही होगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव प्लेट इसलिए रखूंगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करे और हमारा सारा चार्ज मूव करने से रुक जाए। तो मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है वो कितना रखूं जिससे करंट बिल्कुल रुक जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए? क्या यहाँ पे वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट रख सकता हूँ? No, sir. भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट रखूंगा तो इसकी एनर्जी तो 2 से ज्यादा है, ये तो नहीं रुकेगा। इसकी एनर्जी तो 2.2 से भी ज्यादा है, ये भी नहीं रुकेगा, ये भी नहीं रुकेगा। तो भैया इस 2 वाले इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से तो काम नहीं चलेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट रख देता हूँ, तो क्या करंट फ्लो करना रुक जाएगा, जीरो आएगा करंट या नहीं? No, sir. अभी भी ये वाला तो रुक जाएगा लेकिन बाकी दो मूव करेंगे। सिमिलरली भैया मैं 2.5 रख देता हूँ, क्या अब करंट फ्लो करना रुकेगा? No, sir. sir. अभी भी 2.5 वाला तो रुक जाएगा लेकिन इससे ज्यादा एनर्जी वाला जो है वो नहीं रुकेगा। मैंने कहा 3 सबसे हाईएस्ट एनर्जी थी, 3 सबसे हाईएस्ट एनर्जी थी और मैंने उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। अब मेरे को बताओ अब करंट आएगा या जीरो आएगा? Sir, Zero. up zero है. तो अब करंट जीरो आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन बाय चार्ज होता है फॉर्मूला, लेकिन ये वर्क डन हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? वर्क डन अगेंस्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चेक करो अब ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करूंगा भैया? इसको एक चार्ज से मल्टीप्लाई करके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते थे V नॉट से, तो इसके अंदर मैं एक चार्ज मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। इधर ध्यान देना प्लीज। अब मैं लास्ट चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस किस्सा खत्म। अब मेरे को बताओ, हमें पता है एनर्जी होती है h न्यू, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूं तो इंसिडेंट एनर्जी भी क्या हो जाएगी? Increase. Increase. इंसिडेंट एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चेक करते रहो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ आराम से। भाई मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेगी। अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेगी तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। वो भी सर, बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि भैया बेसिकली इन सबको वो कर दो, क्लब कर दो कि भैया बीच की कहानी खत्म करो। सीधे मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कैसा रिलेशन है? सर डायरेक्ट रिलेशन। और यही हमारा थर्ड ग्राफ था, अगर तुम्हें याद हो तो। भैया थर्ड ग्राफ हमारा था कि हमने इंटेंसिटी को फिक्स रखा था और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी। तो जब हमने इंटेंसिटी को फिक्स रखा तो हमारे पास सैचुरेशन करंट की वैल्यू फिक्स आई। सैचुरेशन करंट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स्ड है। लेकिन जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते चले गया था। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है और ये फ्रीक्वेंसी 3 है, तो सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 2, 3 या 1? सर 3। 3, क्योंकि उसका नेगेटिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा आ रहा है।
तो नेगेटिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा आ रहा है, तो मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 सबसे ज्यादा, फिर V02 एंड V01। भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. तो एक यहाँ पे ब्रीफ समअप कर रहा हूँ। क्या समअप है भाई? समअप ये है, इंटेंसिटी सिर्फ डिसाइड करेगी नंबर ऑफ फोटॉन्स को, और हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी को। सिंस ये डिसाइड कर रही है नंबर ऑफ फोटॉन से, तो इसलिए यहाँ पे ये डिपेंडेंट होगा करंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी करंट नहीं डिसाइड करेगी, फ्रीक्वेंसी से करंट चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहो, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस किस पे फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी पे और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। ये ब्रीफ समअप था। चलो नोट डाउन करो। सर इससे पिछली करना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। डन सर। ये वाला भी Wait, sir, previous slide. प्रीवियस स्लाइड। Done, sir. थैंक यू शनिश मैडम। Done, sir. भाई सबका हो गया? Yes, sir. चलो Yes, sir. ये नोट डाउन करना है तो कर लो। और Yes, लास्ट sir. तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई तीसरा ड्रॉबैक क्या आया था, तीसरा फेलियर क्या आया था? टाइम लैग वाला, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये प्रोसेस इंस्टेंट क्यों है। तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि भैया ये पार्टिकल है, लाइट तो फोटॉन्स, और ये फोटॉन्स क्या कर रहे हैं? अभी मैंने पहले ही बता दिया था, ये फोटॉन्स इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, और इलास्टिक कोलिजन की वजह से ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो याद रखो, इलास्टिक कोलिजन एक इंस्टेंट प्रोसेस है। मतलब क्या? जैसे सपोज दो कार्स कोलाइड कर रही है, तो क्या ऐसा होगा कि दो कार्स पहले टकराएंगी, फिर थोड़ी देर बाद उनका डैमेज होगा? No, sir. भैया तो ये एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है कि जैसी चीजें कोलाइड कर रही हैं, इंस्टेंटली एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो इधर भी यही है कि यार जैसे ही हमारा फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, इंस्टेंटली एनर्जी ट्रांसफर हुई, और अगर इंस्टेंटली एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो उसी वक्त हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेने में टाइम नहीं लगा। तो ये चीज भी एक्सप्लेन हो गई थी कि टाइम लैग इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इट्स अ इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में टाइम नहीं लगता। तो ये सारे ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन हो गए। Done, sir. Sir, एक बार repeat कर दो, please. एक बार रिपीट। यार देखो,
भाई टाइम लैग का क्या सीन था? टाइम लैग का सीन ये था कि भैया पहले लाइट को एक वेव अज्यूम किया गया, तो वेव इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो टाइम लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लैग आएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन देर से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि गलत है ये चीज। हमारी इधर लाइट किसकी तरह एक्ट कर रही है? पार्टिकल, फोटोन की तरह एक्ट कर रही है, और वो बेसिकली एनर्जी धीरे धीरे हीट अप नहीं कर रही, वो इलास्टिक कोलिजन कर रही है। मतलब जैसे आप बाहर धूप में जा रहे हो तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो धीरे धीरे, इधर वो नहीं हो रहा है। इधर हो रहा है कि आप जैसे ही बाहर निकले आप पे कोई चीज फेंकी गई है, इस तरीके से। तो ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन एक इंस्टेंट प्रोसेस है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर इंस्टेंटली जैसे टकराया वैसे ही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। तो ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है। जैसे लाइट गई, पार्टिकल टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर, टकराया, पार्टिकल बाहर। ये सब क्लियर है। ठीक है, इधर बेसिकली इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने में टाइम नहीं ले रहा, गर्म नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है भैया, एक लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ और बचा है जो आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन की मदद से दिया। बस लास्ट ग्राफ, लास्ट डिस्कशन। भैया क्या है लास्ट ग्राफ? अगर आप देखो आपके पास इक्वेशन क्या आई थी भैया? आपके पास इक्वेशन आई थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। ये यही आई थी। यस सर। काइनेटिक एनर्जी को अभी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मैंने अभी जैसे बताया, काइनेटिक एनर्जी को हम अभी किससे रिप्लेस कर सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से। तो इधर वही करेंगे। इधर भैया मैं काइनेटिक एनर्जी, जो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं लिख रहा हूँ ई वी नॉट इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी को मैंने लिखा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इस पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught, stopping potential V naught is equals to H nu by E minus work function by E। पहले यहाँ तक इक्वेशन को कंप्लीट करो, फिर आगे इसको समझाता हूँ आगे इसका क्या यूज करना है। इस पे बस एक ग्राफ प्लॉट करना है और कुछ नहीं। पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। चलो आगे। अब यार चेक करो ये कैसी इक्वेशन बन रही है भैया। ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, कोई पावर नहीं है, वन है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम पता किससे इंडिकेट करेंगे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। जहां पे y एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं भैया? y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट। x एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं? x एक्सिस पे मैं ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज याद रखना भैया, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ये ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ग्राफ आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जीरो होने पर भी करंट आएगा। लेकिन हमें पता है जीरो फ्रीक्वेंसी पे करंट नहीं आता, कोई ना कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जो ये गैप है, ये गैप किसको इंडिकेट करेगा? ये गैप इंडिकेट करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। क्या ये चीज समझ में आई? यस Yes, सर। एक्स एक्सिस पे तो ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो मेरे को बताओ जो एच बाई ई बचा वो क्या मिलेगा हमें एच बाई ई से? सर M. M। एम का मतलब होता है स्लोप। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, एंगल स्लोप निकाल लूं, तो भैया याद रखना इस लाइन का स्लोप हमेशा मेरे को क्या देगा? इस लाइन का 10। स्लोप मेरे को h बाई ई की वैल्यू देगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमें पता है, फिक्स है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। Understand. अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो स्लोप मिल गया, ई की वैल्यू मिल गई, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो इसी ग्राफ की हेल्प से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकली थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h/e is equals to slope of potential versus frequency ग्राफ। कि अगर हम कभी भी स्लोप निकाल लें तो हम प्लैंक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इसी ग्राफ से निकली थी। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता होगी 6.634 × 10⁻³ -34. तो देखो इसी ग्राफ की हेल्प से निकली। बचा क्या? बचा ये इंटरसेप्ट, और ये माइनस में आ रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये लाइन कहाँ पे y एक्सिस को कट कर रही है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे कि भैया हमारी ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ से हमें ये नीचे नेगेटिव में मिल रही है, तो देखो नेगेटिव वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन मिल जाया करेगा किसी भी मेटल का। तो किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन भी इसी ग्राफ से कैलकुलेट होता है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कौन से मेटल को कितनी एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? तो वो हम इस ग्राफ से ही कैलकुलेट कर पाएंगे। भैया क्या ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, sir. अब एक Yes, चीज देखो, yes. मैंने कहा क्या? अब देखो एक चीज मैंने क्या कहा, h/e स्लोप है। स्लोप का मतलब tan थीटा है। तो यार h की वैल्यू भी तो कांस्टेंट है, क्या वो मटेरियल पे डिपेंड करती है h की वैल्यू? नहीं। क्या No, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है? नहीं। No, sir. तो चाहे मैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, चाहे मैं किसी भी मटेरियल का ये ग्राफ ड्रॉ क्यों ना करूं, सबका एंगल सेम आएगा। मतलब ये लाइंस हमेशा पैरेलल आएगी, ताकि ये एंगल, ये स्लोप हर एलिमेंट का सेम होगा। तो यहाँ पे ये चीज लिख लो, दिस स्लोप इज बेसिकली कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। चाहे आप किसी भी मटेरियल के लिए ये ग्राफ प्लॉट करो, हमेशा स्लोप सेम आएगा। बस डिफरेंस क्या आएगा भैया? डिफरेंस आएगा वर्क फंक्शन का, बस। बाकी स्लोप हमेशा सेम आएगा, बिकॉज h/e जो वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। Done. Very good. Done, sir. Done. Very good, sir. तो चलो, अगर आप सबका ये हो ही गया है, सब कुछ समझ में आ ही गया है, तो एक दो क्वेश्चंस कर लो। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इस पे बिल्कुल। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाली सब चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। अब तक लास्ट क्लास वाला कुछ याद रहे ना रहे, बस इस आज की क्लास को सब कुछ याद रख लेना। इस चैप्टर से पूरा लिंक यही है। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन है कि हमें वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम गिवन है। कि वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम है 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। भाई क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। सेकंड पार्ट वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है the wavelength of the incident light, if the wavelength of incident photons, ये कह रहा है भैया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन बताओ जिससे हम करंट को जीरो बना दें, और हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दे रखा है 0.60 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। एक बार चेक करो पूरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। रिपीट कर देता हूं, वर्क फंक्शन दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, दो चीजें दे रखी है। वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऊपर से जो इंसिडेंट एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला आपको पता है hc/λ, तो मेरे को ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं है, ये वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एनर्जी फोटॉन्स है, ये निकालना है। तो ट्राई टू कैलकुलेट प्लीज। अपने आप ट्राई करो, फिर नहीं तो मैं समझाऊंगा ही।
भाई सबका कंप्लीट हुआ? Yes, sir. Done. चलो तो भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। तो तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट पता है, तो न्यू नॉट की वैल्यू तो आसानी से निकल सकती है। लेकिन मुझे पता है मेजोरिटी बच्चों ने एक गलती करी होगी भैया। उन्होंने लिखा होगा न्यू नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट बाय एच। डब्ल्यू नॉट की वैल्यू रख दी होगी डायरेक्टली 2.14 और एच की वैल्यू कितनी रख दी है? एच की वैल्यू रख दी है 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 और इसको सॉल्व किया है। किस किसने किया है ये काम? अरे प्रतिभा मैडम वेरी गुड। तो भाई एक चीज बता दूं, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू है। एच का जो यूनिट है दैट इज एनर्जी बाय न्यू, मतलब ये जूल्स पर सेकंड है। जो ये वैल्यू आप लिख रहे हो ना 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34, ये वैल्यू भैया जूल्स पर सेकंड में है। लेकिन ऊपर आप किस में लिख रहे हो? आप जूल्स में नहीं लिख रहे हो, पीछे आप ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में लिख रहे हो। तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये तो मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर में बता ही चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। 1.6 into 10 raised to 1.6 power into negative 19. बिल्कुल 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इससे मल्टीप्लाई करना और अब सॉल्व करना कि अब भैया वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से आपके पास निकल जाएगी फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट आप कर लेना, मेरे को भी स्टेप्स बताने हैं। सिमिलरली एक बार फ्रीक्वेंसी निकल गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ फाइंड करना है। तो उसका तरीका देखो भाई, मैं लिखूंगा सेकंड पार्ट के लिए ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू भैया वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन हमें पता ही है 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया? हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.60 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.60 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. तो भैया यहां से आपके पास आ जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? 2.64 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब आपके पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आ गई है, तो फॉर्मूला यूज करो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा। आपको लैम्डा निकालना है तो एच सी बाय ई। यार आपको एच सी की वैल्यू याद है? मैंने एच सी की वैल्यू भी बता रखी है पहले से ही। जीरो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एच सी की वैल्यू किसको याद ही नहीं है? किसी को भी भाई एच सी की वैल्यू याद रखने के लिए So बोला था ना, 1240. 40 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही चाहिए थी क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही है, 2.64 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। भैया इसको सॉल्व कर लो, आपके पास वेवलेंथ नैनोमीटर्स के अंदर आएगी। बिल्कुल सर यहाँ पे 2.74 आएगा। हाँ ठीक है, माय मिस्टेक। हाँ ठीक है। आंसर बता रहा हूँ, आंसर बाद में आप चेक कर लेना भाई। जो मेरे को आंसर्स गिवन है वो है 5.16 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज, सॉरी 14 हर्ट्ज। ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। अच्छा ऐसा है क्या? चलो अभी रुक जाओ देखता हूँ। और हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है भैया अप्रोक्सीमेटली 453 नैनोमीटर्स। भाई जल्दी कंप्लीट करें और कोई डाउट हो तो पूछे। Done, sir. डन, बढ़िया।
तो बस भाई ये हमारा टॉपिक हो गया।